हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनसे हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इरिक इरिक्सन का सिद्धांत। इरिक इरिक्सन जो थे, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। वैसे इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, परंतु इनकी जो कार्यस्थली थी वो अमेरिका थी, इसलिए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये इरिक इरिक्सन जो है, ये एक विकास मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे। विकास मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे। उसके बाद देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। आप देख सकते हैं नोट्स के अंदर, ये नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स जो एनसीईआरटी बुक से मैंने तैयार किए हैं। इनके सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। का दूसरा नाम है जीवन अवधि सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने जीवन को 8 अवस्थाओं में पूरा बताया है, इसलिए जीवन अवधि सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने मानव विकास की 8 अवस्था या चरण बताए हैं कि मानव का जो विकास होता है इन 8 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, इसलिए जीवन अवधि सिद्धांत कहते हैं। अगला बिंदु ये है, ये एक जो थे सिगमंड फ्रॉइड के समर्थक थे। सिगमंड फ्रॉइड के समर्थक थे, इसलिए ये एक नव फ्राइडवादी भी कहलाए। नव फ्राइडवादी में इरिक इरिक्सन का नाम भी आता है। अगला बिंदु है, इन्होंने अपने सिद्धांत में जैविक, लैंगिक और सामाजिक, तीनों बिंदु याद रखेंगे। जैविक, लैंगिक, सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में जैविक कारकों की, लैंगिक कारकों की और सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तीनों कारकों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। उसके बाद अगला बिंदु है, इरिक्सन के अनुसार समस्या जो आती है हमारे जीवन में, हमारे विकास के संदर्भ में या हमारे जीवन के संदर्भ में जो भी समस्या आती है वो संकट नहीं है। ये समस्या को कोई संकट नहीं मानते हैं। ये तो केवल समस्या को संवेदनशीलता और सामर्थ्य बढ़ाने वाला एक कारक मानते हैं कि जो समस्या है ये हमारे जीवन में सामर्थ्य बढ़ाती, किसी भी काम को या हमारे विकास की सामर्थ्य को, कैपेसिटेंस को बढ़ाती है, संवेदनशीलता को बढ़ाने वाला कारक मानते हैं। जो व्यक्ति समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर लेता, जो समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर लेता, उसका विकास उतना ही अच्छा होता है, ऐसा इरिक इरिक्सन का कहना है। अगला बिंदु इस प्रकार से है, इरिक्सन ने मानवीय प्रकृति के 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से हैं? पूर्णतावाद, पर्यावरणीयता और परिवर्तनशीलता। ये मानवीय प्रवृत्ति के 3 तत्व हैं। इनको याद रखने का तरीका भी है, तीनों पी से शुरू हो रहे हैं। अगर हम सामान्य इनकी इंग्लिश लिखें ना तो पूर्णतावाद, पर्यावरणीयता, परिवर्तनशीलता, तीनों में क्या पी या प से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इरिक्सन ने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंदर ही इन्होंने ये जीवन अवधि सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया 1963 में। कब दिया? 1963, याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण एक टेक्निकल शब्द की बात की है। वो टेक्निकल शब्द है क्या? वो टेक्निकल शब्द है संक्रांति। संक्रांति या संक्रांति कह सकते हैं। ये क्या होती है? इन्होंने कहा कि प्राणी या व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है। संक्रांति क्या है? जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें व्यक्ति जैविक परिपक्वता, कौन सी? जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग, जैविक परिपक्वता और सामाजिक जो मांग होती है उनके बीच में वो अंतःक्रिया करता है, उसे संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। एक बार वापस हम रीडिंग लगा लेते हैं। प्राणी या व्यक्ति के जीवन का ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसमें व्यक्ति जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग के बीच में अंतःक्रिया करता है, इसे संक्रांति कहते हैं। अगला बिंदु यह है, प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति में सकारात्मक और नकारात्मक तत्व होते हैं। इस संक्रांति के अंदर सकारात्मक तत्व भी है और नकारात्मक तत्व, दोनों ही प्रकार के तत्व इनमें मौजूद होते हैं। प्रत्येक अवस्था, अगला बिंदु है कि प्रत्येक अवस्था में सामाजिक संक्रांति का समाधान होने पर, ये सामाजिक संक्रांति है, इस टर्निंग पॉइंट का यदि समाधान हो जाता है तो व्यक्ति अगली अवस्था में प्रवेश कर जाता है। अगली अवस्था में जैसे ही मनोसामाजिक संक्रांति का समाधान हो गया तो वो व्यक्ति अगली अवस्था में, जो विकास की इनकी 8 अवस्थाएं उनमें से अगली अवस्था में प्रवेश कर जाता है। अगला बिंदु है, प्रत्येक अवस्था में
समस्या का समाधान होने पर एक मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न होती है। प्रत्येक अवस्था में अगर समस्या जो आती है उस समस्या का व्यक्ति अच्छी तरह से समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। उस मनोसामाजिक शक्ति को सदाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाचार कहते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है मनोसामाजिक सिद्धांत में प्रत्येक अवस्था में 3 प्रकार के आर बताए। प्रत्येक अवस्था में 3 प्रकार के इन्होंने क्या बताए? आर बताए हैं। अब वो 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ देख लेते हैं। पहला यहाँ पर आर लिखा हुआ है रिटुलाइजेशन। फर्स्ट आर है रिटुलाइजेशन, का हिंदी अर्थ होता कर्मकांडता। पहला है कर्मकांडता। कर्मकांडता क्या है? समाज के व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किए गए या स्थापित किए गए सामाजिक सांस्कृतिक आदर्शों का पालन करना या उनके अनुसार व्यवहार करना। जो हमारे समाज में स्थापित नियम है, सामाजिक सांस्कृतिक नियम है, उन्हीं नियमों के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटुलाइजेशन या कर्मकांडता। जो कर्मकांड चले आ रहे हैं उनके अनुसार पालन करना। दूसरा आर है जिसका नाम है रिट्यूल। रिट्यूल को कहते हैं कर्मकांड। देखो, कर्मकांडता से ता हटा लिया, कर्मकांड रह गया। कर्मकांड क्या है? समाज के जो वयस्क लोग हैं, वयस्क लोगों के द्वारा किए गए कार्यों या घटनाओं को दिखाना। समाज के जो वयस्क लोग हैं उनके द्वारा समाज के हित में या कौन कौन से सामाजिक कार्य किए गए उनको दिखाना। ठीक है, उनका प्रदर्शन करना कर्मकांड कहलाता है। तीसरे प्रकार के आर का नाम है रिट्यूलिज्म। रिट्यूलिज्म यानी कि रिट्यूलिज्म क्या है? कर्मकांडवाद है। तीसरा आर है कर्मकांडवाद जिसका नाम है रिट्यूलिज्म। ये लिखा हुआ रिट्यूलिज्म। उसके बाद ये कर्मकांडवाद क्या है? कर्मकांडता में जो विकार उत्पन्न होता, फर्स्ट वाला जो कर्मकांडता है ना, कर्मकांडता के अंदर जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे कर्मकांडवाद कहते हैं। ठीक है ना, कर्मकांडवाद क्या है? कर्मकांडता में जो विकार उत्पन्न होता है उसे कर्मकांडवाद कहते हैं। उसके बाद तीनों प्रकार के आर हो गए हैं। ये प्रत्येक अवस्था में होते हैं। इसमें प्राणी स्वयं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें स्वयं किसमें? कर्मकांडता में जो प्राणी होता है अपने ऊपर स्वयं ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार से है। पहली अवस्था का नाम आप देखिए। पहली अवस्था है, एक तरफ देखो क्रम संख्या लिखा हुआ है, अवस्था का नाम है, कार्यकाल है, विकास की अवस्था से संबंधित, और एक पॉइंट और है जो प्रत्येक अवस्था में एक सामाजिक शक्ति या मनोवैज्ञानिक शक्ति जो उत्पन्न होती है जिसे हम सदाचार कहते हैं। मनोसामाजिक शक्ति जिसे हम सदाचार कहते हैं उसको या लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहली अवस्था का नाम है आस्था बनाम अनास्था। इसका दूसरा नाम हो सकता विश्वास बनाम अविश्वास। आस्था बनाम अनास्था यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। इसका कार्यकाल होता है जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष। जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष। और ये विकास की कौन सी अवस्थाओं से संबंधित है? शेषवा अवस्था से। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार शेषवा अवस्था से है। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था से संबंधित है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ये मुख्य अवस्था से संबंधित है। इस अवस्था के अंदर व्यक्ति जो बाल शिशु होता है उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उस मनोसामाजिक शक्ति का जो नाम है वो है आशा। देखो, वैसे लंबी चौड़ी और भी बातें हैं परंतु हमें जो परीक्षा में पूछी जाती है वो चीज़ है। तो पहली अवस्था में जो मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम आशा है। ठीक है ना। इस अवस्था में जो भी संकट आता है, यदि बालक उन संकट या समस्याओं को पार कर जाता है तो उनके मन में एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विश्वास होता है, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो विश्वास के फलस्वरूप उनमें एक आशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। यही आशा की भावना मनोवैज्ञानिक शक्ति है। यदि वो ये जो अवस्था है इसको अच्छी तरह से पार कर लेता है तो दूसरी अवस्था में वो क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। दूसरी अवस्था का नाम है स्वतंत्रता वर्सेज बनाम, ठीक है ना, लज्जाशीलता। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्वायत्तता बनाम शंका या लज्जा भी कह सकते हैं। शंका या लज्जा कह सकते हैं। इसका जो कार्यकाल है या अवधि है 1.5 वर्ष से लगा करके 3 वर्ष है।
ठीक है। ये भी शैशवावस्था से संबंध, अगर सामान्य वर्गीकरण देखें तो शैशवावस्था में भी आ जाती है। इनको पूर्व बाल्यावस्था में भी हम काउंट कर सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार गुदी अवस्था में आ जाती हैं। स्वतंत्रता, इस अवधि में जो बालक है किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र का भाव रखता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। यदि उसको हम स्वतंत्रता से कार्य नहीं करना देना चाहते हैं, बार बार डांटते हैं, तो उनमें लज्जाशीलता या शंका का भाव आ जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता और लज्जाशीलता ये दो देखो एक दूसरे के विपरीत, एक तो सकारात्मक एक नकारात्मक है, तो ये दो तत्व है, ये संक्रांति है। तो इनमें दो तत्व है, सकारात्मक और नकारात्मक है। स्वतंत्रता के साथ अगर कार्य करा तो सकारात्मक, यदि उनको हमें कार्य नहीं करने दे रहे हैं स्वतंत्रता के साथ बालक को, तो उनमें लज्जाशीलता या शंका का भाव आ जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। यदि बालक स्वतंत्रता के साथ कोई भी कार्य कर लेता है तो उसमें बालक के अंदर एक मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम है इच्छा शक्ति। कौन सी है? इच्छा शक्ति, जिसको हम कह सकते हैं विल पावर। तो दूसरी अवस्था में मनोवैज्ञानिक शक्ति कौन सी उत्पन्न होती है? विल पावर, इच्छा शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जो अवस्था की कौन सी इच्छा से मतलब जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है। उसके बाद तीसरी अवस्था का नाम है पहल शक्ति वर्सेज दोषिता। पहल शक्ति वर्सेज दोषिता, इसका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष से लगा करके 6 वर्ष है। ये जो पहल शक्ति वर्सेज दोषिता है ये प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी है, क्योंकि इस उम्र में बालक विद्यालय जाने लग जाता है। अन्य विकास की अवस्थाओं से संबंध देकर ये पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, सिगमंड फ्रॉइड के लैंगिक अवस्था से संबंधित है। ठीक है ना। इस अवस्था में जो बालक है किसी भी कार्य को करने के लिए पहल करता है, उसके लिए आगे बढ़ता है। यदि उनको हम कार्य करने देते हैं तो वो उसमें सक्षम हो जाता है, अगर नहीं देते हैं तो वो अपने आप को दोषी समझने लग जाता है, अपने आप में गिल्टी महसूस होती है उनको। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहल शक्ति और दोषिता के बीच में एक द्वंद्व होता है। यदि बालक को कार्य करने दिया जाता है तो उनमें एक मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम है उद्देश्य। तो तीसरी अवस्था की मनोवैज्ञानिक शक्ति का नाम क्या? उद्देश्य। ये उद्देश्य ही उनको अगली अवस्था में प्रवेश करा देता है। उसके बाद देखिए तीसरी अवस्था खत्म, चौथी अवस्था की बात करते हैं, परिश्रम वर्सेज हीनता। परिश्रम वर्सेज हीनता, इसका दूसरा नाम हो सकता उद्यमशीलता वर्सेज हीनता भी कह सकते हैं। ये जो होती है 6 वर्ष से लगा करके 12 वर्ष की अवधि वाली होती है, इसका कार्यकाल है। चौथी अवस्था का कार्यकाल 6 वर्ष से लगा करके 12 वर्ष है। इसका विकास की अवस्थाओं से संबंध देखें तो बाल्यावस्था है, ये स्कूल की अवस्था है। 6 वर्ष से लगा करके 12 वर्ष जो है ये आपके प्राथमिक स्कूल की अवस्था है। ये जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड है, और ये सिगमंड फ्रॉइड के अव्यक्त अवस्था से, जो सिगमंड फ्रॉइड का लैंगिक विकास सिद्धांत है उसके सिद्धांत के अनुसार ये अव्यक्त अवस्था से संबंधित या गुप्त अवस्था से संबंधित है। ठीक है। परिश्रम, इस अवस्था में जो बालक होता है 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है परिश्रमी होता है। यदि वो कार्य करता है, परिश्रम के साथ मेहनत करता है, ठीक है, उनको हम कार्य करने देते हैं तो उनमें एक मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम होता है सामर्थ्य, यानी कि मैं कार्य करने में समर्थ हूँ। सामर्थ्य नाम की मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न होती है। यदि उनको हम परिश्रम कार्य नहीं करने देते उनमें हीनता उत्पन्न हो जाती है। तो प्रत्येक जो अवस्था में एक सकारात्मक एक नकारात्मक पॉइंट है, संक्रांति है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5वीं अवस्था का नाम है अहम पहचान बनाम भूमिका संक्रांति। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अहम पहचान बनाम भूमिका संक्रांति, ये किशोरावस्था से संबंधित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी जो अवधि होती है 12 वर्ष से लगा करके 20 वर्ष वाली अवधि होती है जो कि किशोरावस्था से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये किशोरावस्था से संबंधित है। जीन पियाजे के अनुसार देखें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत से देखें तो जननात्मक जो अवस्था है उनकी उनसे संबंधित है 5वीं अवस्था से। यहाँ पर बालक जो होता है किशोर होता है अपनी पहचान स्थापित करना चाहता समाज में। यदि वो इसमें सफल हो जाता है पहचान स्थापित करने में तो उनमें एक मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है जिसका नाम होता है कर्तव्यनिष्ठता। क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठता। वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्तव्यनिष्ठता। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है, ये किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। यदि उनको जो किशोर होता है इस अवस्था में अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाता है
तो उनको एक भूमिका संक्रांति यानी कि उसको एक ऐसा जो है विभ्रम पैदा हो जाता है उसके माइंड में, और उनका जो विकास है वो रुक जाता है। इसी प्रकार से विकास की अगली अवस्था जो छठी अवस्था है उसका नाम है, देखिए अगले पेज पे हम चलते हैं। छठी अवस्था का जो नाम है देखिए आप इधर से, घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव, इसका अन्य नाम हो सकता है आत्मीयता बनाम विलगन, एक और अन्य नाम हो सकता है मित्रता बनाम अलगाव हो सकता है। इसकी जो आयु है 20 वर्ष से लगा करके 30 या 35 वर्ष मानी गई है। 30 या 35 वर्ष से मानी गई। इनकी विकास की अन्य अवस्थाओं से संबंध देखें तो ये तरुणा अवस्था या वयस्का अवस्था से संबंधित है। तरुण अवस्था या वयस्का अवस्था से संबंधित है। इस अवस्था के अंदर जो एक मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम है स्नेह है। यानी कि छठी अवस्था में जो मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम स्नेह है, क्योंकि इस अवस्था में जो वयस्क व्यक्ति होता है वो मित्रता स्थापित करना चाहता है। जब वो मित्रता स्थापित कर लेता है तो उसमें लोगों के प्रति क्या होती है, स्नेह नाम की, प्रेम नाम की एक मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वरना अगर वो ये मित्रता स्थापित करने में, रिश्ता स्थापित करने में सफल नहीं होता, उसमें अलगाव का भाव उत्पन्न हो जाता है जो कि घृणा उत्पन्न करता है। उसके बाद 7वां जो इसका चरण है जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता, इसका अन्य नाम हो सकता उत्पादकता बनाम स्थिरता भी हो सकता है। इसका कार्यकाल देखें तो 30 या 35 वर्ष से लगा करके 55 या 65 वर्ष माना गया है। 55 या 65 वर्ष। 7वीं अवस्था 30 या 35 वर्ष से लगा करके 55 या 65 वर्ष माना गया। विकास की अन्य अवस्थाओं के साथ संबंध देखें तो उत्तर प्रौढ़ावस्था या मध्य वयस्का अवस्था से संबंधित है। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक शक्ति जो उत्पन्न होती है उसका नाम है देखभाल, क्योंकि इस अवस्था में देखिए जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तो उनमें उनकी जो देखभाल, केयर करने नाम की मनोवैज्ञानिक शक्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए विकास की जो अगली अवस्था है 8वीं, उसका नाम है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। यानी कि व्यक्ति की यह अंतिम अवस्था है। इसका 55 या 65 वर्ष से लगा करके मृत्यु पर्यंत तक इनका कार्यकाल होता है। ये वृद्धावस्था या परिपक्व अवस्था से संबंधित होती है। यहाँ पर जो होती है मनोवैज्ञानिक शक्ति जो है वो परिपक्वता नाम की मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गई विकास की 8 अवस्थाएं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मेन। उसके बाद देखिए इनकी विशेषताएं। इस सिद्धांत की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है समाज, व्यक्ति की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास में समाज या व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। किशोरावस्था को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। इरिकसन ने अपने सिद्धांत में कौन सी अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया? किशोरावस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये जो है आशावादी दृष्टिकोण से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर सब कुछ अच्छा कार्य करता रहता है तो वो अगली अवस्था में जल्दी प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पर जो है 8 अवस्थाओं में यदि कोई व्यक्ति गुजर जाता है, प्रवेश कर जाता है और प्रत्येक संक्रांति का उस सकारात्मक यदि हल कर लेता है तो उसका जो जीवन है बहुत ही अच्छा होता है, वेरी बेटर होता है। ठीक है ना। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक अवस्था को समझाया गया, जीवन की प्रत्येक अवस्था का वर्णन किया गया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्थाओं का इरिकसन ने वर्णन किया, तो ये इसका गुण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। ये 3 की विशेषता है। अब देखिए कोई भी कार्य होता है उनकी आलोचना तो करने वाले होते हैं, क्रिटिक जो साइज होता रहता है वो सिद्धांत कोई भी हो तो इसकी आलोचना का क्या कारण है? तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। आवश्यकता से ज़्यादा आशावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति ये कर लेगा तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आशावादी दृष्टिकोण जो आवश्यकता से अधिक अपनाया गया आलोचना का कारण। फ्रॉइड के सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया? केवल सरल कर दिया। जो फ्रॉइड ने सिद्धांत दिया था मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, उनका इन्होंने क्या कर दिया? सरलीकरण कर दिया। उसमें कुछ नए तत्व जो सिद्धांत और बिंदु जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद देखिए प्रयोगात्मक कार्य का यहाँ पर अभाव है। केवल ये व्यक्ति के यहाँ पर कोई वास्तव एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया व्यक्ति के ऊपर, उन्होंने केवल सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत दे दिया है। उसके बाद देखिए अगला जो आलोचना का कारण है सामाजिक परिवेश से प्रभावित हुए बिना भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास संभव है। ये सिद्धांत बताता है कि जो व्यक्ति समाज के संपर्क में नहीं भी आता फिर भी उनका विकास हो जाता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए अगली आलोचना का कारण है अंतिम मनोसामाजिक अवस्था की व्याख्या अधूरी है। जो 8वीं मनोसामाजिक अवस्था है अहम संपूर्णता बनाम निराशा, उसकी जो यहाँ पर जो है व्याख्या है वो अधूरी है। ये बात किसने की? सुल्ज के अनुसार है।
सुलझ ने कहा कि ये 8वीं अवस्था की जो व्याख्या है ये असंतोषप्रद है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इरिक एरिक्सन के सिद्धांत को समझ गए होंगे। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, यहाँ से वो प्रश्न हमें देता है, जैसे उन्होंने प्रश्न दिया स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता दे दिया। स्वतंत्रता वो देखा इरिक एरिक्सन की स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता जो अवस्था है ये जीन पियाजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो इसका हमें कार्यकाल पता होना चाहिए। इसका कार्यकाल 1.5 वर्ष से लगा करके 3 वर्ष है। तो ये जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उससे संबंधित होती है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि जैसे कि चौथी अवस्था का नाम है परिश्रम बनाम कौन सी है, हीनता। परिश्रम बनाम हीनता है। तो इस अवस्था में जो है व्यक्ति के या बालक के जो है वहाँ पर मनोवैज्ञानिक शक्ति जो है वो कौन सी होती है। तो इसका चौथी अवस्था की जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है उसका नाम हमें पता है उद्देश्य। ठीक है ना, उद्देश्य नाम की मनोवैज्ञानिक शक्ति विकसित होती है। इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके किसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट नोट्स और वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये NCERT की बुक से तैयार किए गए नोट्स हैं। आप इन नोट्स का एक बार अवलोकन कर सकते हैं अच्छी तरह से। ये मेरे नोट्स है जो NCERT की बुक से मैंने तैयार किए हैं। आप अच्छी गाइड में पढ़ो तो भी यही चीज़ मिलेगी आपको, इससे बाहर नहीं है। ये मेरा विश्वास है क्योंकि मैंने इन्हीं के बल पर कंपटीशन परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। जय हिंद, जय भारत।